गर्मी में 3 तरह की रसोई। शेरिया अपने बड़े और प्यारे से घर के किचन में खड़ी होकर सुबह का नाश्ता बना रही थी। बहुत ज्यादा गर्मी होने के बावजूद शेरिया को गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि किचन में लगे एसी की ठंडी हवा पूरे किचन में फैली हुई थी। पता नहीं लोग कैसे तली हुई चीजें खा लेते हैं। सैलेड इज बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। पता नहीं इस गर्मी में अगर यहाँ एसी ना होता तो पता नहीं हाउ डू आई कुक। बेटा क्या बना रही हो? आज तो जरूर कुछ अलग ही बना रही होगी। यस मॉमी, सैलेड बना रही हो। मिक्स सैलेड जिसमें एवोकाडो, टमाटर, कैरेट, अनियन, कॉर्न सब कुछ है इसमें। अरे बेटा, इससे कहाँ पेट भरता है। चल, अगर तू बना ही रही है तो हेल्दी ही होगा। ये सब बातें चल ही रही होती है कि विक्रम भी किचन में आ जाता है। एकदम सही किया, जो ये सब बना लिया। माँ, आपको नहीं पता इसमें कितनी न्यूट्रिशन होती है। और ऐसे ही नहीं, मैंने शेरिया को पसंद किया था। शेरिया, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो फौरन मुझे बता देना। बाहर बहुत गर्मी है, बार बार लेमन जूस पीती रहना ताकि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर वहीं दूसरी तरफ पेरिया को गर्मी में इतना आलस होता है कि वह हमेशा की तरह अपने पड़ोसी से कुछ न कुछ मांगने चली जाती है। हेलो, अगर आपके पास कोई सब्जी बची हो या एक्स्ट्रा परी हो तो मुझे दे दो। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी में कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाती हूँ। दाल बनी थी तो बच गई थी, वही लाकर देती हूँ। पीरिया की पड़ोसन घर में बची हुई दाल लाकर पीरिया को दे देती है। पीरिया वह दाल घर लाती है और उसी को गरम करने लगती है। अरे बेटा, आज दाल बनी है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अरे नहीं मामी, मैं पागल हूँ क्या जो इतनी गर्मी में कुछ बनाऊंगी। ये तो पड़ोसी से लेकर आई हूँ। इनके घर पर दाल बच गई थी तो उन्होंने दे दी। प्रिया बेटा, कभी तो खुद की रसोई अपने हाथों से बनाया करो। तुम्हारा तो ये रोज का है। कभी बचा हुआ खाना खिलाती हो तो कभी दूसरों से मांग कर लाती हो। पीरिया के आलस और कामचोरी ने उसकी सास को बहुत परेशान कर रखा था। पीरिया न घर पर ध्यान देती थी, न घर के खाने पर और न ही अपने पति पर। वहीं तीसरी तरफ गीतांजलि इतनी तेज गर्मी में अपने छोटे से घर में अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बना रही होती है। इतनी गर्मी में न उनके घर में एसी था और न ही कोई पंखा, पर तब भी गीतांजलि पूरे दिल से बिना शिकायत किए अपने घर को अच्छी तरह संभाल रही थी। वाह गीतांजलि, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तूने इसी बेबाक मेहनत और लगन से इस छोटे से घर को संभाला है, ना कि उस पीरिया की तरह जो रोज किसी न किसी के घर का दरवाजा बजाती रहती है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां और आदतें होती है। हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मामा, आपकी तो बात है अलग है। आपका खाना पूरे मोहल्ले में मशहूर है। मेरे दोस्त हमेशा मेरा टिफिन खाते हैं क्योंकि उन्हें आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। थोड़ी देर में गीतांजलि का पति भी आ जाता है और वे सब गीतांजलि के बनाए स्वादिष्ट खाने को बड़े चाव से खाने लगते हैं। हम भले इतने अमीर नहीं हैं, न इस गर्मी में हमारे पास कोई सुविधा है, पर फिर भी हम खुश हैं। वरना बड़े घर वाले लोग डाइटिंग और बीमारियों की वजह से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाते होंगे। अरे, इस खाने का टेस्ट अजीब क्यों है? क्या आज भी पुराना खाना गर्म करके खिला रही हो? नहीं, ये तो मैं पड़ोस से लेकर आई हूँ। भला इतनी गर्मी में कौन खाना बनाए? एक तो हमारे किचन में सिर्फ एक पंखा लगा है। आप एसी लगवा दो, फिर मैं सोचूंगी किचन में जाने का। तीनों की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क था। जहां शेरिया अपने आलीशान घर से निकलकर अपनी लग्जरी कार में बैठकर घर से बाहर जाती थी, उसकी कार में लगे एसी की वजह से उसे बाहर की गर्मी की परवाह नहीं थी। कौन कहता है कि पैसों से सुकून और खुशियां नहीं खरीदी जा सकती? वहीं दूसरी तरफ पीरिया ऑटो में बैठकर ही निकल जाती थी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फर्क मिडिल क्लास को ही भुगतना पड़ता है और गीतांजलि बस अपने छोटे से घर से हाथ में एक थैला लिए
घर से बाहर आ गई। रास्ते में ही तीनों की नजरें टकरा गई। एक ही सोसाइटी में रहने के बावजूद तीनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तुम दोनों गरीब कहाँ जा रही हो? गरीब है तो क्या हुआ? तुम्हारे घर से तो मांग कर खाना नहीं खा रहे, अपनी रसोई खुद चला रहे हैं। और तुम्हारी तरह पैकेट वाला खाना तो नहीं खाते ना? पक्का वाला खाना नहीं खाती या खरीदने के पैसे नहीं है? गीतांजलि उनकी बातों को गंभीरता से न लेकर आगे बढ़ जाती है और वहीं मोहल्ले की औरतें खड़ी होकर तीनों का तमाशा देख रही होती है। फिर चालू हो गई ये तीनों। जब भी एक दूसरे को मिलती हैं, लड़ने को दौड़ती हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है। दुश्मनी कैसी? अमीर वाली को ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं कैसे बिना पैसों के दोनों घर चला रही है, और दूसरी वाली को ये मसला है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर होते तो सारा दिन एसी में पड़ी होती। वैसे अभी कौन सा काम करती है? सारा दिन दूसरों से मांग मांग कर खाती है। और तीसरी अपनी जिंदगी में खुश है। सुना है इसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है और इसने अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला है, पैसों की कमी होने के बावजूद। अरे तू क्यों आया है हमारे साथ खेलने? तेरा इतना बड़ा घर है, जा वहीं जाकर खेल। एक तो तेरी अम्मी मेरी अम्मी को गरीबी का ताना देती है। तुझे क्या लगता है हम तुझे खेलने देंगे? जा यहां से, वरना एक मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा। तो मेरी अम्मी ने गलत ही क्या बोला? हमारे पास सब कुछ अपना ही है। तेरी अम्मी की तरह दूसरों से मांग कर तो नहीं खाते ना। क्यों लड़ रहे हो बेटा? ना तुम्हारी मम्मी गलत है और ना तुम्हारी आंटी। सब अपनी अपनी जगह सही है और तुम लोग इतने बड़े नहीं हो कि बड़ों की बातों की वजह से आपस में लड़ाई करो। अच्छे बच्चों की तरह खेलो और अपने अपने घर चले जाओ। शेरिया का बेटा सब कुछ जाकर अपनी अम्मी को बताता है कि कैसे आंटी ने मेरी मदद की और मेरी लड़कों से दोस्ती करवाई। ये सुनकर शेरिया के दिल में जो गीतांजलि के लिए नफरत थी वो खत्म हो गई और उसे एहसास हुआ कि वो बेफिजूल की लड़ाई कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और तीनों की जिंदगी भी वैसे ही चल रही होती है। शेरिया वहीं खड़ी होकर नौकरों को हुक्म देकर काम करवा रही थी और वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि गर्मी में बैठकर खाना बना रही थी। पर उसकी उम्मीद और हिम्मत कम नहीं हुई थी। उसकी सास भी पास में बैठी उसे पंखा झल रही थी। बेटा, तेरी हिम्मत को सलाम है। तू इतनी गर्मी में भी काम करती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली। नहीं माँ जी, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं इतने में ही खुश हूँ। एक सुबह प्रिया आराम से अपने सोफे पर बैठी आराम कर रही थी और घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। यार, आज फिर खाना बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं बनाना। एक काम करती हूँ, कल की पड़ी गोभी का सालन गरम करके खिला देती हूँ। वैसे भी सिर्फ 2 दिन पुरानी है और इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी, ऐसे कैसे खत्म हो जाने दूं? आज फिर तू हमें बासी सब्जी खिला रही है। मैं तो तंग हो गई हूँ तुझसे। अरे मामी जी, आप जरा किचन में जाकर तो देखो, वहां शोले मचल रहे हैं। अगर हम अमीर होते तो एक तो नौकर रख लेते और आराम से रोज ताजा बना खाना खाते। प्रिया की सास गीतांजलि की बातें सुनकर चुप हो जाती है और दिल ही दिल में अपनी पसंद पर पछता रही होती है। एक रोज प्रिया के घर मोहल्ले की औरतें आ जाती है और मोहल्ले की बातें करने लगती हैं। फिर वे चाय पीने की फरमाइश करती है। मैं पागल हूँ क्या? अपने लिए खाना नहीं बनाती, इनके लिए चाय बनाऊंगी। सब पता है, मोहल्ले में थैलियां निकालती हैं। जो घर समझ आता है आ जाती है ठूसने। खुद का ऐसा लगता है इनका घर ही नहीं है। प्रिया भी उन्हें 2-3 दिन पहले की केतली में पड़ी हुई चाय गरम करके दे देती है। जब वे औरतें वह चाय पीती है तो उनके चेहरों से साफ पता चल रहा होता है कि चाय कैसी है। उनके मुंह बनने लगते हैं। अरे अम्मा, घर में अब क्या चाय भी पुरानी मिलती है? खाना तो ताजा नहीं बनाती, कम से कम चाय तो बना लिया करे। औरतों की बातें सुनकर प्रिया की सास का सिर शर्म से झुक जाता है और वह चुप हो जाती है।
भला वह बोल भी क्या सकती थी। जैसे ही औरतें वहां से जाती है और गेट बंद होने की आवाज आती है, वैसे ही पिरिया की सास गुस्से में पिरिया पर फट पड़ती है। अरे नासपीटी, कहीं तो हमारी इज्जत रख ले। पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है। इस मोहल्ले में हर किसी के घर पर बस हमारी ही बातें होती हैं कि कितनी नाकाम और आलसी है तू। पहली बात, ये होती कौन है मुझे बोलने वाली? खुद का घर संभाला नहीं जा रहा और दूसरों के घर आ जाती है चाय पीने। अब तो मुझे लगता है 4 लोग क्या खाएंगे? हमारे 4 लोग ये मोहल्ले वाले ही हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि पीरिया का पति और उसके साथ 2 और आदमी उनके घर में आते हैं। विक्रम के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। घर वाले भी ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। चलो जल्दी ये घर खाली करो, अब ये घर हमारा है। जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो। ये बेटा क्या बोल रहे हैं? ये घर तो तेरे बाप की कमाई और मेहनत से बड़ी मुश्किल से लिया था। हाँ मामा, ये एकदम सही बोल रहा है। अब ये घर इनका है। मैं जुए में सब कुछ हार गया, ये घर भी। मुझे माफ कर देना पापा, मैं मजबूर था। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर तू वक्त पर अपने पति को संभालती और उसका ख्याल रखती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारा तो सब कुछ ही लुट गया। पिरिया को अपनी गलती का एहसास होता है और इन सब बातों की जिम्मेदार वह खुद को समझ रही होती है। दिन ब दिन पिरिया अवसाद में चली जाती है। धीरे धीरे वह खाना खाना भी छोड़ देती है और सारा दिन खुद से बड़बड़ाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि और शेरिया की दोस्ती भी बहुत गहरी हो जाती है। एक रोज पिरिया खुद से बातें करती हुई सीधी सीधी चली जा रही होती है। वह बिल्कुल होश में नहीं होती। इन सब बातों का उस पर इतना असर होता है कि अब वह खुद से ही नफरत करने लगती है। चलते चलते पिरिया एक पुल के पास पहुंच जाती है। तभी वहीं से गीतांजलि और शेरिया भी गुजर रहे होते हैं। अरे क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हो? पिरिया सारी बात दोनों को बता देती है। मैं तो तुम्हें बहादुर समझती थी पिरिया, इतनी जल्दी तुमने हार मान ली। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं और कुछ न कुछ करके हम सब कुछ सही कर लेंगे। उनकी बातें सुनकर पिरिया को हिम्मत मिलती है और वह फिर से मुस्कुराने लगती है। तीनों मिलकर अपना एक फूड ट्रक शुरू करती है और लोगों को खाना बनाकर बेचती है। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और उनका काम चलने लगता है। जल्द ही उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है। फिर तीनों आपस में सोच विचार करके वह पैसे पिरिया को दे देती है। उन पैसों से पिरिया अपना घर भी वापस ले लेती है। अब वह बिल्कुल आलस नहीं करती और ना ही किसी से मांग कर खाना खाती है। उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो जाता है और तीनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।